हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके होम एग्जाम्स में, मतलब स्कूल में आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें से इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये वाला चैप्टर, और बोर्ड के लिए आप नेशनलिज्म इन इंडिया एंड यूरोप वाला चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, बिकॉज जो ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो उन्हीं दो चैप्टर में से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनमें से अमूमन आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में या स्कूल एग्जाम्स में ज़रूर पूछते हैं बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। सो वो चैप्टर हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, और इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने कुछ चीज़ों पे बात की थी। वो क्या क्या थी एक बार फिर से रिकॉल करते हैं और फिर आज का लेक्चर शुरू करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि किस तरह से प्रिंट हमारे आम जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो गया है, बट इसके पहले प्रिंट जैसा, मतलब जब प्रिंट नहीं था, आज तो आपको हर एक जगह पे प्रिंटेड फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं, बट जब पहले ऐसा नहीं था तो लोग किस तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी इंफॉर्मेशंस को वन टू अनदर शेयर करते थे, उसका इस फोटोग्राफ के अंदर काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एक छोटा सा काम आपको दे के जा रहा हूँ। ये पर्शियन लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, आप मुझे बताएंगे क्या लिखा हुआ है, कमेंट करके बताना ये क्या है। मुझे आती नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। और गूगल लेंस का यूज़ नहीं करना है या ट्रांसलेशन का यूज़ नहीं करना है। कोई आपका अगर पर्सन ऐसा हो जो नॉलेजेबल हो, जो जानता हो इसको, तो थोड़ा सा रिसर्च करिएगा इस पर। ये भी हमने बात की थी। नेक्स्ट फिर हमने देखा था कि फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स जो चाइना के अंदर प्रिंट की गई वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। तो हमने देखा कि उसको पहले रब किया जाता था, एक पेपर होता था, वुडन ब्लॉक होता था, उस पर लिखा जाता था, एनग्रेव किया जाता था वर्ड्स को, फिर उसके ऊपर जो पेपर होता था उसको रखते थे और पेपर को रब किया करते थे। अल्टीमेटली ये चीजें एनग्रेव हो जाती थी जो भी उस पर ब्लॉक पर लिखा हुआ होता था। इसके लिए भी, इसको भी करने का मैंने आपको कल एक्सपेरिमेंट बताया था। एक छोटा सा कॉइन लीजिएगा, 10 रुपीज का कॉइन ले सकते हो, उसके ऊपर पेपर रखिएगा और पेंसिल से उसको रब करने की कोशिश कीजिएगा। पूरा का पूरा जो इंप्रेशन है वो आपको दिख जाएगा, एज इट इज बिल्कुल कॉपी हो जाएगा वो जो 10 रुपीज का कॉइन होगा या कोई भी कॉइन जो होगा आपके उस पेपर पे। अगर करके नहीं देखा है तो जरूर करके देखें, बचपन की यादें हैं छोटी छोटी सी। आगे चल के हमने देखा था किस तरह से चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना के अंदर जो भी जॉब्स वगैरह होती थी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उनको बहुत बड़े पैमाने पर एग्जाम के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता था। तो वहां पर प्रिंटेड फॉर्म के पेपर्स, जो एग्जामिनेशन पेपर्स होते थे, उनकी नीड होती थी। वहां से सारी शुरुआत हुई चाइना में, एंड धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर वो पहुंचने लगी। चाइना से पहुंची जापान। जापान के अंदर भी प्रिंटेड फॉर्म में, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये वन ऑफ द वो प्रिंट्स हैं जो इनिशियल स्टेज में देखे गए थे, जिसको बौद्धिस्ट डायमंड सूत्र या सूत्रा के नाम से जाना जाता है। ये वो इंप्रेशंस हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये देखो यहां पर ये डिविजन्स हुए हुए हैं इनके। इफ यू विल फोकस, अगर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको दिखेगा इसमें डिवीजन, ठीक है। तो ये भी ऐसे फोल्डिंग वाले थे जैसे हमने देखा था। अकॉर्डियन बुक चाइना वाली जो पिछले वाले फॉर्म में है, ये वाला देखो, ये अकॉर्डियन बुक इस तरह का ही है वो भी। तो इनिशियल डेज में तो कुछ इस तरह की चीज आपको देखने को मिलती थी। होपफुली ये चीज भी तुम्हें समझ में आई होगी लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था। इसके बाद में पिक्चर्स का प्रिंट होना अलग अलग चीजों पे बहुत कॉमन हो गया, और इवन कुछ ऐसे अर्बन सिटीज भी वहां पे डेवलप हुई जो आगे चल करके काफी फेमस हुई फॉर द प्रिंट्स, जिसमें एदो या ईदो, जिसको आगे आप टोक्यो के नाम से जानते हो, वहां पर इस तरह की चीजें होना शुरू हुई थी। आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत तो इसकी हमने लास्ट वीडियो में कर दी थी कि किस तरह से प्रिंट यूरोप में आया, उसी चीज को हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे मार्को पोलो ने एक्सप्लोर करना शुरू किया चाइना को। काफी टाइम तक वो चाइना में रहे। चाइना में रहने के बाद में इन्होंने वहां पे वो टेक्निक सीखी प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग टेक्निक सीखने के बाद में वो इसको अपने साथ इटली ले गए। इटली से वो काफी फेमस हुई और पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई। ये चीज हमने कल पढ़ी थी। दोबारा देखते हैं एक बार। इट वॉज अ टाइम ऑफ 1295 जब चाइना के अंदर एक्सप्लोर किया गया मार्को पोलो के थ्रू। इसके बाद में ये अपने साथ में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक लेकर आ जाते हैं, और इटालियंस ने अब ये चीज सीख ली थी कि किस तरह से वुडन ब्लॉक चीजों, मतलब वुडन ब्लॉक से आप प्रिंट कर सकते हो। इसके बाद में यूरोप के दूसरे पार्ट्स तक भी ये चीज पहुंच गई। नाउ द मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के, टाउन्स के, अब आसानी से जो एक्सपेंसिव बुक्स हुआ करती थी
नाउ दे वर एबल टू हैव देयर कॉपीज बिकॉज अब वहां पे प्रिंटिंग फॉर्म थी, क्योंकि उस टाइम तक पहले तो यही था हाथ से बनेगी तो काफी एक्सपेंसिव होती थी। अब नाउ जितने भी स्टूडेंट्स थे दे कुड एक्चुअली अचीव और हैव द कॉपीज ऑफ दैट एक्सपेंसिव बुक्स। सो आगे चल के जो डिमांड्स थी इन बुक्स की ये काफी तेजी से बढ़ने लगी। हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था इनकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही थी। बुक सेलर जो यूरोप के थे वो अब बुक्स एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर चुके थे अलग अलग कंट्रीज में। जो बुक था बुक फेयर भी होने लग गया था। हैंड रिटन जो पहले मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करती थी अब वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती थी। जो केवल जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी ऑफ कोर्स वो काफी एक्सपेंसिव होगी, तो जो वेल्दियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था केवल वही उसको बाय कर सकता था। इसके साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स का प्रिंटिंग था कुड नॉट सेटिस्फाई इवन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द बुक्स। कॉपी जो भी की जाती थी वो काफी एक्सपेंसिव होती थी, लेबोरियस टाइम मतलब लेबोरियस होती थी एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ करता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ ये थी कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया था, लेकिन इट कुड नॉट कंप्लीट द डिमांड। देखो कितना मुश्किल हो जाएगा, एक चीज है उसकी कॉपी आप बनाओगे और उसको फिर शेयर करोगे, तो ये केवल उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल था जिनके पास में अच्छे स्क्राइबर्स थे, अच्छे राइटर्स थे, कैलीग्राफर्स थे। दे कुड ओनली डू, वो केवल वही कर सकते थे। बुक सेलर अपॉइंट भी करते थे, बुक सेलर ऐसे कई सारे लोगों को अपॉइंट करते थे जो कि कैलीग्राफी कर सकते हैं, स्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो कि दे एक्चुअली फॉलो। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि यूरोप के अंदर इनिशियल डेज में तो जब तक कि प्रिंटिंग का कोई भी टेक्निक नहीं था तब तक लोग हाथ से लिखी हुई किताबों को ही, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, नाउ दे कुड कॉपी दैट। तो ऐसी वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। ये कल हमने इसको थोड़ा सा देखा था। आगे हम एक पॉइंट जो यहाँ से हमें आज नेक्स्ट टॉपिक पर लेके जाएगा वो ये है कि देयर वॉज अ ग्रेट नीड कि आप अब चीपर रेट्स में और बहुत तेजी से प्रोडक्शन कर सको टेक्स्ट का, लिटरेचर का या फिर कोई भी रिटन फॉर्म का। ऐसे में एक स्ट्रासबर्ग जर्मनी के अंदर जगह है, वहां पर एक पर्सन थे गुटेनबर्ग, ठीक है, योहान गुटेनबर्ग। योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन या इन्वेंशन कर दिया। इट वॉज द टाइम ऑफ 1430s। 1430 के आसपास इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन किया, मतलब डिस्कवरी करी। डिस्कवरी तो नहीं कहेंगे, इनोवेशन ही कहेंगे। इन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स लगाई और उसके बाद में वो एक कंक्लूजन पे निकलते हैं जिससे कि एक ऐसी मशीन बनती है जो कि चीजों को प्रिंट कर सकती थी। ये कौन थे? योहान गुटेनबर्ग, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये योहान गुटेनबर्ग की फोटोग्राफ है, ठीक है, और उस टाइम पर ऐसा कोई कैमरामैन तो होता नहीं था, तो फोटोग्राफ्स कुछ ऐसे ही बनाई जाती थी। इनका थोड़ा सा आप कैसे इनको जज कर सकते हो, अगर आपकी मतलब टेक्स्ट बुक में भी देखोगे आप तो ऐसी एक फोटोग्राफ है वो, और ये काफ़ी सिमिलर सी हैं और यही आपको देखने को मिलेगी। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं एंड देन फिर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है कि गुटेनबर्ग एंड इनका प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही है। तो अगर देखा जाए तो जो गुटेनबर्ग थे ये एक मर्चेंट के बेटे थे जिनके पास में काफ़ी बड़ी लैंड एरिया था, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे ये वाइन या फिर जो ऑलिव्स होती हैं उनको ये प्रोड्यूस करते थे और उसको क्रश करके उससे ऑयल बनाते थे। ये चीज़ें इनके यहाँ पर हुआ करती थी। बचपन से ये चीज़ें काफ़ी इनके लिए कॉमन थी कि वाइन कैसे बनाना है और कैसे ऑलिव्स जो होती हैं, ऑलिव्स को तेल निकालते हैं ऑलिव से, तो वो चीज़ें काफ़ी इनके लिए कॉमन सी बात थी। आगे चल करके इन्होंने सीखा कि किस तरह से आप स्टोन को पॉलिश करते हो, किस तरह से उसको जैसे मतलब पॉलिश करते हैं, सारी चीज़ें अपने फादर से इन्होंने सीखा। ओके, सारी चीज़ें अपने पिताजी से सीखते गए कि कैसे कौन सी टेक्निक को आप यूज़ करते हो। अब ऑयल निकालना तो क्या करोगे, आप प्रेस करोगे, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस होता है, अभी हम देखेंगे फोटोग्राफ में, वैसे इन्होंने सीखा। तो ये चीज़ें वो धीरे धीरे उनके समझ में आने लगी कैसे और भी कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आगे चल के काफ़ी वो एक्सपर्ट हो गए इन सभी चीज़ों के अंदर। उन्होंने आगे चलकर
दूसरी चीज़ें क्रिएट करना शुरू किया, मतलब उसी से सिमिलर चीज़ों को भी उन्होंने क्रिएट करना शुरू किया। जो उनके पास में आइडियाज़ थे, जो थॉट थे, उन्होंने उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल डिज़ाइन, मतलब आप कह सकते हो द फर्स्ट जो डिज़ाइन उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का था वो बनाया। उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए, जैसे ऑलिव प्रेस जो इन्होंने बनाया था, उससे कैसे वो प्रिंटिंग प्रेस बना सकते हैं, कैसे मोल्ड्स बना सकते हैं, कैसे कास्ट कर सकते हैं, कैसे मेटल्स को आप अलग अलग लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना अपन, मेटल जो होता है उससे आप कन्वर्ट करते हो या उसको सांचे में डाल के, मोल्ड्स में डाल के लेटर्स बना लेते हो। तो ऐसा इन्होंने किया, मेटल्स को इन्होंने पहले तो पिघलाया और फिर जो मोल्ड्स थे, जो सांचे थे, उन्होंने सांचों में डाला और उस लेटर इन्होंने बनाया। तो ऐसा इन्होंने किया, उसे लेटर टाइप कर दिया, अल्फाबेटिक लेटर्स इन्होंने बना दिए उससे। आगे चल के इट वॉज अ टाइम ऑफ 1448 जब इन्होंने एक परफेक्ट सिस्टम बना दिया था और पहली बार इन्होंने 3 साल में 180 कॉपीज बनाई पहली अपनी बुक की, या पहला उस प्रिंटिंग से 3 साल लग गए और 180 कॉपीज उसने प्रोड्यूस करी। और ये कॉपीज थी जो हॉली बाइबल है उसकी, बाइबल की इन्होंने कॉपीज बनाई। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा कि अपने पिताजी से टेक्निक सीख करके इन्होंने उसको थोड़ा सा इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में ऐड किया एंड फाइनली ही हैड मेड समथिंग जो कि प्रिंट कर सकता था। इसने पहले लेटर्स बनाए, उन लेटर्स को ऑब्वियसली मेटल से बनेंगे, तो और मेटल स्मेल्टिंग का काम भी जानते थे, तो मेटल से इन्होंने लेटर्स बनाए एंड फाइनली उसको प्रिंटिंग प्रेस, जिसको ऑयल निकालने के काम में लेते थे मशीन को, उसी से काफ़ी मिलता जुलता इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जो काफ़ी सक्सेसफुल है बाय द 1448। ओके, एंड हाउ मेनी बुक्स ही हैज कॉपीड, तो 180 किताब 3 साल में। ठीक है, एंड हॉली बाइबल उनकी फर्स्ट बुक थी। अगर आप देखेंगे नई टेक्नोलॉजीज ने, अगर आप देखो नई टेक्नोलॉजीज आने के बाद में क्या उसने पुरानी टेक्निक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया? इट वॉज जस्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कोई ये जो टेक्निक हमने पहले ही पढ़ा है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पढ़ा, कि एक जगह पर मैकेनिज्म आ जाने के कारण या इंडस्ट्रीज के सेटअप हो जाने के कारण, मशीन के काम करने के कारण जो काम हाथ से होते हैं वो सारे काम खत्म नहीं किए जा सकते पूरे तरीके से। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया था कि जब इनके पास में टेक्नोलॉजी आ गई थी, जब नई इनोवेशन इन्होंने दुनिया को दे दिया था, तो ऐसे में पूरे तरीके से आप डिस्प्लेस नहीं कर पाए थे, लेकिन जो काम जो भी ये प्रिंट करते थे उसमें भी कहीं ना कहीं इनको मैन पावर की जरूरत होती थी। कैसे होती थी वो बताऊंगा अभी मैं। आप देखो, printed book at the first closely resembles to the written manuscripts as appearance and the layout। जो पहली किताब इन्होंने छापी 180 बाइबल का जो इन्होंने बुक छापा, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा सिमिलर था। एक्चुअली इन्होंने सिर्फ इस चीज़ को फोकस किया कि मैं कैसे समय बचा सकता हूँ, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का मेन मकसद ये नहीं था कि सारी चीज़ों को रिप्लेस कर देंगे, मैं टाइम कैसे बचा सकता हूँ। 3 साल 180 कॉपी इन्होंने कोशिश करी कि काफ़ी रिजेंबल होना चाहिए मैन्यूस्क्रिप्ट से, जिससे कि ये लोगों को आसानी से अडेप्टेड हो जाए उन लोगों के लिए। ऐसे इन्होंने जो मेटल लेटर्स बनाए थे, ये बिल्कुल जैसे हैंडराइटिंग स्टाइल होती है ना, इनकी जो हैंडराइटिंग स्टाइल थी उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। इट वॉज जस्ट अ सिंपल टेक्नोलॉजी कि इन्होंने हाथ से लिखने के बजाय अपनी हैंडराइटिंग को, जैसे आज अपन टाइप करते हैं MS वर्ड में, तो आप हैंडराइटिंग फॉन्ट अगर यूज़ करोगे तो जो भी चीज़ें आप उसमें ऐड कर रहे हो ना, जैसे जो भी आप हैंडराइटिंग में लिख रहे हो अपनी हैंडराइटिंग में, अगर ऐसा ही कोई फॉन्ट आपने चूज़ कर लिया तो लेटर्स पास पास में ऐड होते होते एक पूरा एक सिस्टमैटिक सेंटेंस बना देते हैं। ऐसे ही इन्होंने भी किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फॉन्ट लिए वो ऐसे थे जो कि हैंड रिटन दिखे, साथ ही साथ थोड़ा सा और उसको सुंदर करने के लिए हमेशा ये बॉर्डर को एक बढ़िया सा डिज़ाइन दे देते थे। उस पेपर का जो पेज है, उस पेज का जो बॉर्डर होगा उसको अपने हाथ से करते थे, ये उस पे पेंटिंग करते थे, उस पे डिज़ाइंस बनाते थे। और एक और बड़ी चीज़ है कि हर एक डिज़ाइन बिल्कुल पहले वाले डिज़ाइन से अलग होती थी। ठीक है, कभी भी कॉमन इन्होंने नहीं किया था। पैटर्न इलस्ट्रेशंस वर प्रिंटेड, जो पैटर्न है, इलस्ट्रेशंस है, वो प्रिंटेड होते थे, बट बॉर्डर्स को हाथ से बनाया जाता था। इट वॉज अ टाइम ऑफ 1450s से लेकर 1550s तक जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो अधिकतर यूरोप की कंट्रीज में अब सेटअप हो चुकी थी। जो नंबर थे प्रिंटिंग प्रेसेस के वो तेजी से बढ़ रहे थे और बुक प्रोडक्शन भी अपने बूम पर था। मतलब अब किताबें वगैरह भी काफ़ी तेजी से प्रिंट हो रही थी एंड द पीपल एक्चुअली हैविंग एक्साइटमेंट टू हैव सच प्रिंटेड फॉर्म बुक। पहली बार ऐसा कि कोई प्रिंटेड फॉर्म में उनको बुक मिल जाए, और ऐसा सभी लोग
इवन एक बात और याद रखिएगा, ये जो बुक्स बन रही थी इट वुड कॉस्ट हायर देन जो भी हाथ से बनी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, बिकॉज वो अब पहली बार कोई टेक्नोलॉजी है एंड उस पर भी काफी टाइम लग रहा है। तो ये केवल रिच जो सेक्शन होता था वही लोग अफोर्ड करते थे मैक्सिमम। लेकिन हाँ, जब आप 15th सेंचुरी के सेकंड हाफ तक जाएंगे, मतलब इसके बाद से आप 1500 तक जब आप जाते हो, तो लगभग 20 मिलियन कॉपीज, 20 मिलियन कॉपीज प्रिंटेड बुक्स फोल्डिंग द मार्केट्स इन द यूरोप, फ्लडिंग द मार्केट्स इन द यूरोप, सॉरी, लगभग 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास यहां पे जो बुक्स थी वो आपको देखने को मिली होगी। कहां पे? यूरोप के अंदर 20 करोड़, 2 करोड़ के आसपास कॉपीज प्रिंटेड बुक्स यूरोप के मार्केट में देखने को मिली। लेकिन आप 16th सेंचुरी की बात करते हो तो लगभग ये 20 करोड़ के आसपास हो गई। मतलब इस टाइम ड्यूरेशन से इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में 2 करोड़ से 20 करोड़ किताबें हो गई, मतलब 10 गुना ज्यादा किताबें उस टाइम पर हो गई यूरोप के अंदर। ठीक है, जिसको थोड़ा सा एक बार इरेज कर देते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आए। यहां पर इसने कहा कि जो शिफ्ट था हैंड पेंटिंग्स का, अब एक मैकेनिकल प्रिंटिंग में इसने प्रिंट रेवोल्यूशन लाके रख दिया था दुनिया के सामने। ओके, देखो 2 करोड़ से 20 करोड़ पे पहुंच जाना, मतलब 20 मिलियन से 200 मिलियंस तक पहुंच जाना, इट वॉज द टाइम ऑफ ग्रेट चेंज। ये बहुत बड़ा टाइम था चेंज का, क्योंकि आप 100 सालों में इतना बड़ा मास प्रोडक्शन तब करोगे ना जब डिमांड होगी। दैट मीन्स द पीपल वर अवेयर अबाउट इट एंड दे वर इन दैट होप कि हमें भी ऐसे कोई किताब मिले। और एक नया टेक्नोलॉजी था, एवरीबडी वॉज इन सच काइंड ऑफ हेजिटेशन, मतलब एक्साइटमेंट दैट किस तरह से चीजें होती होगी, प्रिंटेड फॉर्म कैसी होती होगी, कोई चीज़ प्रिंट फॉर्म में मिले। अभी आप जैसे हम सभी को बड़ा सा अजीब सा लगता होगा, या कभी अगर आपने सोचा होगा तो आपको ही फील होता होगा, वो कई बार ऐसा होता है ना, उस बुक को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताना, जो आप फील करके पढ़ सकते हो, जो बेसिकली जो देख नहीं सकते लोग, बाइनरी कहते हैं क्या उसको, जो फील करके हम लेटर्स पढ़ते हैं। अगर किसी ने उसको ऐसे टच नहीं किया हो कभी, तो हम कभी ऐसा सोचते हैं ना कि उसको एक बार जज करके देखें यार, हम भी फील करके देखें क्या हम पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। तो ऐसा सोचो, एक्साइटमेंट हो कि आपको कभी ऐसा मौका मिले कि वो किताब आप पढ़ सको। तो वही एक्साइटमेंट लोगों में होता था कि लोग भी ऐसा चाहते थे कि उनके पास में भी प्रिंटेड फॉर्म में हो किताब, ऐसे हाथ से लिखी हुई नहीं हो, प्रिंटेड फॉर्म में हो। तो दैट एक्साइटमेंट ने ही इतना बड़ा चेंज यहाँ पे लाया था, क्रिएट किया था। अब हाँ, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखते हैं तो यू हैड 2 फोटोग्राफ्स। उन दोनों फोटोग्राफ्स को यहाँ पर एक बार समझेंगे। पहला वाला फोटोग्राफ तो ये है, ठीक है, और दूसरा वाला फोटोग्राफ अभी दिखाता हूं। इससे जुड़ी हुई चीजें भी पहले हम डिस्कस कर लें एक बार, उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा। देखो ये फोटोग्राफ क्या कहता है, पहले तो इस फोटोग्राफ को समझते हैं। ये बिल्कुल फ्रेम है, ये जो फ्रेम है पूरी की पूरी मशीन का, ये वाला फ्रेम है, ठीक है भाई। इस फ्रेम को ऐसे समझ लो, यहां पर ये स्क्रू है, यहां पर ये स्क्रू है, यहां ये हैंडल है, यहां पर ये हैंडल है, यहां पर ये प्लेट है, यहां पर भी ये प्लेट है, इसके नीचे ये पेपर है, ये गीला पेपर होता है बेटा, ठीक है। कैसा होता है, ये गीला पेपर इसके ऊपर रखा जाता है, और ये जो है ना, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में इस तरह से लेटर्स को उल्टा करके रख दिया जाता है। अब उल्टा करके रखेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर एक कागज रखा जाएगा गीला करके, और इससे इसको प्रेस किया जाएगा। इस प्रेस करने से ये जो ब्लॉक है, मतलब ये जो चीजें हैं सारी की सारी, इसके ऊपर एनग्रेव हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होता था फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस में, ठीक है, जिसको आप गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। तो ये एक तरीके का उस टाइम का हाइड्रोलिक प्रेस था, ऐसे मान लो तुम, कि यहां पर से इसने स्क्रू टाइट किया, ये चीज नीचे आई, इसमें आपने ये लेटर्स को सेट कर दिया, एंड फाइनली देखो बीच में ये जगह दिख रही है तुम्हें, ये जगह दिख रही है, ये 2 एंगल्स बना रखे हैं ना इसने सामने, तो ये इस तरह का बॉर्डर सेट करने के लिए होता था कि यहाँ पे एक इधर हिस्सा चल जाएगा, एक हिस्सा इधर चल जाएगा, कि पढ़ने वाला इस तरह से पढ़े, ठीक है, जैसे आज की किताब भी होती है। तो ऐसे में उस टाइम पर बहुत ही लॉन्ग विजन था, और उस लॉन्ग विजन को इन्होंने अडेप्ट किया था। मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें ये वाला तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करती थी। ऐसे यहां पर पेपर जो होता था बेटा, वो गीला पेपर होता था, जिससे कि इंक जो हो आसानी से एब्जॉर्ब कर ले उसको। तो अगर आप देखेंगे यहाँ तो लॉन्ग हैंडल है, वो एक स्क्रू के साथ अटैच्ड है, एंड इसके बाद में यहाँ पे रोमन्स में अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हैं, लगभग पूरे 26 कैरेक्टर्स यहाँ लिखे जाते हैं, और फिर इसको मूवेबल
टाइप प्रिंटिंग मशीन के अंदर, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के अंदर इसको रखा जाता है। एक बार गौर करना, हर एक वर्ड के बाद में यहां इन्होंने स्पेस भी दे रखा है, जिससे कि इस स्पेस को वो यूज कर सके चीजों को अच्छे से दिखाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। यहां पर ये जो टेक्निक थी आगे चल के लगभग 300 साल तक और रही, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। और लगभग ये जो मशीन थी ये उस टाइम पर 250 शीट्स, मतलब एक साइड की इस तरह की 250 शीट से ये प्रिंट कर देती थी पर आवर के हिसाब से। ठीक है, ये अगर आपने पहले से सेट कर रखे थे तो लगभग एक पेपर को आप पहले एक जैसे सब कुछ सेट करते थे, फिर आपने प्रेस किया, एक पेपर छपा, उसको रख दिया, फिर प्रेस किया, एक पेपर छपा, उसको रख दिया। इस तरह से 250 शीट्स आप एक घंटे में प्रेस कर देते थे। हालांकि इसको बनाने में टाइम ज्यादा लगता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस टाइम पर होती थी। ऐसी एक और फोटोग्राफ आपको दी हुई है, उस फोटोग्राफ पे भी बात कर लेते हैं। ये जो नेक्स्ट फोटोग्राफ है, ये वाला आपके टेक्स्ट दिया हुआ है, ये वाला आपको अपनी किताब में देखने को मिलेगा। इसी का मैंने थोड़ा सा क्लियर वर्जन भी यहां पर दिखा रखा है। और एक चीज और मुझे इसमें समझानी है, इसलिए भी मैंने इसको यहां पर लिखा है कि अगर आप गौर करोगे तो ये वाला जो पेपर है, देखो इस वाले पेपर में ये तो तुम्हें पता चल गया होगा कि जब सांचा बनाया गया तो उसमें ये जगह इन्होंने छोड़ दी। ठीक है, बाकी कई जगह पर इस तरह से ये ब्लॉक्स भी छोड़े जाते थे। इसको अगर इसमें क्लियर नहीं दिख रहा हो तो यहां आ जाओ, देखो यहां पर ये ब्लॉक्स छोड़े गए हैं। ठीक है, क्यों छोड़े गए हैं बताता हूं। एंड इफ यू कैन सी, अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो तो देखो इन लेटर्स के बीच में, प्लीज थोड़ा सा गौर करना, इन लेटर्स के बीच में रंग दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा है, ये कलर दिख रहा होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। यहां लिखा हुआ है कि अगर आप देखें उस टाइम पर जो 180 कॉपीज छपी थी उसमें से 50 भी अभी सरवाइव नहीं कर पा रही है, 50 के आसपास भी नहीं है टोटल। अगर आप इन पेजेस को देखते हो, बाइबल के पेजेस को देखोगे केयरफुली, तो यू विल जस्ट नॉट गेट अ न्यू टेक्नोलॉजी। जहां पे ये जो टेक्स्ट है गुटेनबर्ग प्रेस के अंदर मेटल के टाइप से इसको प्रेस किया जाता था, बॉर्डर्स को डिजाइन किया जाता था हाथ से, आर्टिस्ट करते थे ऑफ कोर्स। कोई भी दो एक जैसी कॉपी नहीं थी। जितने भी पेपर बनते थे वो बिल्कुल कहीं ना कहीं अलग होते थे। अगर सिमिलर दिख भी रहे ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप गौर करके एक्सपर्ट्स के थ्रू दिखाओगे तो उसमें आपको अलग दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके जो कस्टमर्स थे वो लोग कॉमन नहीं थे, वो एलिट्स थे, मींस अल्ट्रा रिच कम्युनिटी थी जो इस तरह की चीज को अफोर्ड कर सकती थी। और उस टाइम पर ऐसा एक होता है ना कि चार्म होता है कि लाइक ये चीज मेरे पास है और किसी के पास नहीं दुनिया में, तो वो वाला कंसेप्ट था इसके अंदर। ठीक है, तो हर कोई चाहता था कि उन्हीं के पास में जो भी चीज हो वो यूनिक होनी चाहिए और उसका एक सिंगल ओनर ही होना चाहिए, तो उसी चीज को फॉलो किया जाता था। ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ना कि अगर आप टेक्स्ट को देखेंगे तो यू विल नोटिस दैट देयर आर सम कलर्स बिटवीन द लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा रंग दिखेगा, जो मैंने अभी हाईलाइट करवाया है, यहां पे फोकस करवाया है। ये इसलिए होता था जिससे कि आप इन वर्ड्स को पढ़ सको। ठीक है, दो कारण थे इसका। पहला कारण था पेज पर भी कलर लिखा जाता था और कई बार वर्ड्स में भी, जैसे यहां पर दिख रहा होगा तुम्हें, इसलिए जिससे कि ये आसानी से आप हाईलाइट कर सको, क्योंकि ये हॉली वर्ड्स होते थे, पवित्र शब्द होते थे। साथ ही साथ ये कलर किया जाता था हर पेज पे, जो कि ये बताता था दैट कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। ओके, दोबारा समझें कि इफ यू विल सी देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्शंस इन बिटवीन इट, कि यहां पे कलर ऐड किए जाते थे पेजेस पे, हाईलाइट किया जाता था हॉली वर्ड्स को जिससे कि उनका सिग्निफिकेंस बढ़ जाए। कलर ऑन द एवरी पेज ऑफ द टेक्स्ट वॉज एडेड बाय हैंड, हाथ से होता था सारा रंग। गुटेनबर्ग प्रिंटेड द टेक्स्ट इन अ ब्लैक, कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता था जिससे कि उसमें आगे चल करके हाथ से कलर फिल कर दिया जाए। अगर इसको मैं थोड़ा सा और यहां पे तुम्हें बताऊं तो देखो, प्लीज देखना, इसको अगर गौर कर पा रहे हो थोड़ा सा तुम, तो इस तरह का ये जो वर्ड है ना, इसके अंदर देखो ऐसे छोड़ दिया, ये डी बना दिया इन्होंने, ये डी बना दिया, और इस डी में ये जगह इन्होंने छोड़ दी जिससे कि आगे चल करके कोई इसमें कलर भर दे हाथ से। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ये वर्ड जो इन्होंने लिखा है, ये पहली चीज तो सुंदर भी करेगा पेज को, कलरफुल बना देगा पेज को, साथ ही साथ ये हाईलाइट भी कर देगा उस शब्द को जो कि एक पवित्र शब्द होगा अकॉर्डिंग टू द बाइबल। ठीक है, बाइबल के हिसाब से वो पवित्र होगा शब्द। तो ये इतना ज्यादा आगे तक का इन्होंने सोच करके इस तरह का स्टार्टिंग में 180 बुक्स प्रिंट किया था। एंड आज हालांकि अनफॉर्चुनेट है कि 50 किताबें भी हमने नहीं रखी है सेफ, लेकिन
टेक्नोलॉजी समझ रहे हो, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, और उसी चीज़ से 300 साल तक आगे तक ऐसा ही टेक्नोलॉजी रहा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द गुटेनबर्ग एंड उनकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके बारे में था। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। कहीं प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज़ पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू, हैव अ नाइस डे।